साथियों नमस्कार, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हमने चंद्रवंश के प्रथम शासक सोमचंद से लेकर और 22वें शासक परवतचंद तक के बारे में डिटेल में जानकारी ली थी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम 23वें राजा थोरचंद से शुरू करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा यार, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रवंश का जो 23वां शासक था आपका, ये है आपका थोरचंद। इंपॉर्टेंट है, 1261 ईस्वी से लेकर 1274 ईस्वी तक कुमाऊं वाले क्षेत्र में इसके द्वारा शासन किया गया था। 23वें नंबर का राजा है, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर्षदेव जोशी हो गए, फ्रेजर हो गए या फिर हैमिल्टन हो गए, इनके अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी आपका कौन था? थोरचंद था। लेकिन मैंने कल के वीडियो सेशन में भी आपको बताया था कि अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाता है तो ओवरऑल आपका आंसर हमेशा क्या होगा? सोमचंद होगा, क्योंकि आयोग भी इसको ही मानता है। लेकिन अगर आपको किसी राइटर के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है कि भैया हर्षदेव जोशी के अनुसार कौन है, या फिर हैमिल्टन के अनुसार कौन है, या फिर बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कौन है, तो आपको राइटर के अकॉर्डिंग ही मानना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, स्वयं को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक भी थोरचंद के द्वारा घोषित किया गया था, भले इसके लिए कोई काम न किया गया हो। क्योंकि दोस्तों, स्वतंत्र शासक वो होता है जो अपने राज्य में स्वतंत्रता से शासन करता है और किसी दूसरे राज्य को टैक्स नहीं देता है। लेकिन इसके टाइम पीरियड पर यहाँ पर शासन करने के लिए डोटी के मल्ल राजाओं को टैक्स दिया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ये स्वतंत्र शासक नहीं था, खाली अपने आप को घोषित किया था, लेकिन स्वतंत्र शासक वास्तविक रूप से नहीं था। स्वतंत्र शासक कुमाऊं का पहला कौन था, तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो वो था आपका 35वां राजा भारतीचंद, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, थोरचंद के बाद क्रमशः कल्याणचंद हो गया, त्रिलोकचंद हो गया, डमरूचंद हो गया, धर्मचंद हो गया, अभयचंद हो गया और गरुड़ ज्ञानचंद हो गया, ये शासक बने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों, इनके कार्यकाल में आपके लिए कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन त्रिलोकचंद के टाइम पे भीमताल के किले का निर्माण किया गया था। तो आपको ये फैक्ट नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भीमताल के किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा करवाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? त्रिलोकचंद हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शासक, जिस शासक का नाम है गरुड़ ज्ञानचंद। तो दोस्तों, गरुड़ ज्ञानचंद चंद्रवंश का 29वां राजा था, जिसके द्वारा 1365 ईस्वी से और 1420, सॉरी यहाँ पर 13 हो रखा है, 1420 ईस्वी तक क्या किया गया? शासन किया गया। इसके बाद दोस्तों, अदर फैक्ट जान लेते हैं गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में। तो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में इसे राजाधिराज महाराज कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये थोड़ा नोट डाउन भी करते रहना है साथ साथ में। इसके बाद मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार इसके शासनकाल में एकमात्र सामंत विजयबम था। तो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि भैया सामंती व्यवस्था उस समय काम कर रही थी। अब यहाँ के राजा जब शासन करते थे तो भैया टैक्स कलेक्शन का कुछ हिस्सा किसको देना पड़ता? तो मल्ल शासकों को देना पड़ता। तो मल्ल शासक डायरेक्ट अब यहाँ पर आपसे टैक्स लेने तो नहीं आ सकता है, उसके लिए यहाँ पर क्या करता है? एक सामंत नियुक्त करता था। तो यहाँ पर जो सामंत था, जो गरुड़ ज्ञानचंद के समकालीन था, वो कौन था? आपका विजयबम था। ये किसके अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है? तो मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञानचंद पहला शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह पहला चंद शासक कौन था जो दिल्ली दरबार गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़ ज्ञानचंद। और उस समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था? आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी। जो इसके नाम के आगे गरुड़ लग रखा है ना, तो गरुड़ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। और इसके अलावा तराई क्षेत्र का अधिकार भी इसे सौंपा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको तराई क्षेत्र मिलेगा, कहीं कहीं 84 माल परगना मिलेगा। तो आपको खाली समझना है दोस्तों, तराई क्षेत्र को ही उस समय क्या कहा जाता था? 84 माल परगना कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, उस समय तराई भाबर क्षेत्र में कटे हरियों का शासन था। हालांकि इस क्षेत्र को बाद में संभल के नवाब द्वारा विजित कर लिया गया। और इसके बाद किसको मिला? फिरोज शाह तुगलक ने इसके जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार है ये किसको दे दिया? गरुड़ ज्ञानचंद को दे दिया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतनी सारी चीजें लेकर आया। इसके अलावा दोस्तों, कुछ अदर फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था? तो ये क्या था? आपका गरुड़ था। और यह किसका उपासक था? तो ये विष्णु का उपासक था। और दोस्तों, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद यहाँ कुमाऊं पर हरिहर चंद और उद्यान चंद इसके बाद शासन करते हैं। तो गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में आपके सामने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई कि दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंद शासक वो कौन था? आपका तो गरुड़ ज्ञानचंद था। और गरुड़ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों, हरिहर चंद का कार्यकाल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन उद्यान चंद के टाइम पीरियड में हमें एक चीज़ नहीं मिलती है कि उद्यान चंद के समय में बालेश्वर
में राजधानी की नींव रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, बालेश्वर चंपावत में राजधानी की नींव रखी गई थी। और बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये उद्यान चंद के द्वारा किया गया था। भले ही इसका जो जीर्णोद्धार था ये इस समय पूरा ना हुआ हो, ये जो पूरा होता है आपका, ये होता है विक्रम चंद के समय में। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये विक्रम चंद के समय में पूरा हुआ था दोस्तों। तो बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में प्रमुख योगदान जो दिया था, ये दिया था कुंज शर्मा तिवारी ने, जो गुजरात का एक ब्राह्मण था। और इस स्थान से 1423 ईस्वी का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें किसका नाम है? कुंज शर्मा तिवारी का। और इसके बारे में अदर फैक्ट क्या मिलता है कि ये गुजरात का एक ब्राह्मण था जिसके द्वारा बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों क्रमशः आत्मचंद, हरिचंद और विक्रमचंद और भारतीचंद कुमाऊं क्षेत्र पर शासन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी विक्रमचंद से संबंधित बताया कि विक्रमचंद के समय में ही बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य या फिर जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम सीधा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शासक, जो है चंद वंश का सबसे प्रतापी शासक भारतीचंद। तो दोस्तों चंद वंश का जो 35वां शासक था ये था आपका भारतीचंद, जिसने 1437 ईस्वी से लेकर 1477 ईस्वी तक इस क्षेत्र में शासन किया और चंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो ये भारतीचंद है। अब क्यों है इसको अभी हमने आगे समझना है। इसके अलावा दोस्तों इसके पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसमें भारतीचंद और कुमाऊं की वीरांगना भागा धोन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों चंद वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए डोटी राज्य पर 1440 ईस्वी में आक्रमण किया। और इस समय आपका जो डोटी का शासक था ये कौन था? आपका जयमल था। अब थोड़ा दोस्तों आपको याद रखना है, मैंने आपको सोमचंद के समय भी डोटी का शासक बताया था, वो कौन था? आपका जयदेवमल। आपने कंफ्यूज नहीं करना है, एक है आपका जयदेव, वो सोमचंद के टाइम था, और जयमल किसके टाइम पे था? तो भारतीचंद के टाइम पे था। और डोटी अभियान कब शुरू करता है? ये 1440 ईस्वी में करता है और 1451-52 में फाइनली इसको क्या मिलती है? यहाँ पर जीत मिलती है और चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन बनता है? तो भारतीचंद बनता है। अब क्या हुआ इस डोटी अभियान में? तो अब इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों भारतीचंद के समय में जो आपका डोटी प्रशासन था ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो रखा था। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा था आपका ये था आपका डोटी, और इसके अलावा जो इधर वाला क्षेत्र था ये था आपका सौर क्षेत्र, और जो ये नीचे वाला क्षेत्र था इसको कहा जाता था सीरा मंडल या फिर पर्वत डोटी। तो आपको ये तीनों पहले दिमाग में फीड कर देना है। ये हो गया आपका पर्वत डोटी, ये हो गया आपका सौर क्षेत्र, और ये हो गया आपका डोटी। तो जो डोटी का प्रशासन संभाल रहा था ये था आपका कौन? जयमल, जो राजा ही था। इसके अलावा जो सौर क्षेत्र था, ये सौर क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो ये था आपके बमशाह के अधिकार क्षेत्र में। और जो ये पर्वत डोटी था यहाँ पर एक सामंत था जिसका नाम था बली नारायण शाह। इसको भी आपने थोड़ा याद रखना है, बली नारायण शाह। तो बली नारायण शाह इस वाले क्षेत्र में था। अब दोस्तों 1440 ईस्वी में जो आपका भारतीचंद है वो यहाँ से अपना अभियान शुरू करता है। सबसे पहले अटैक किस पर करता है? तो पर्वत डोटी या फिर सीरा मंडल पर अटैक करता है और बली नारायण मिश्र को क्या करता है? यहाँ पर पराजित करता है। और उसके बाद इसकी सेना आगे बढ़ती है सौर क्षेत्र की तरफ, और सौर क्षेत्र में बमशाह को भी यहाँ पर पराजित कर देता है। और जो इसका पहला पड़ाव था इसके बाद पड़ता है यहीं पिथौरागढ़ का कटकुनौला। कटकुनौला में ये कुछ दिन यहाँ पर विश्राम करता है। इसके बाद ये जो अपना दूसरा पड़ाव डालता है ये डालता है आपका बल्ली चौड़ में। तो बल्ली चौड़ ये काली नदी के इस तरफ पड़ता है बल्ली चौड़। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आजकल केपी शर्मा ओली भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो केपी शर्मा ओली जो आपका ये लिपुलेख दर्रा वाला क्षेत्र हो गया या फिर जो ये काला पानी वाला क्षेत्र हो गया, तो इस क्षेत्र को किसकी प्रॉपर्टी मान रहे हैं? तो नेपाल की प्रॉपर्टी मान रहे हैं। शायद ये इतिहास अपना भूल गए हैं कि इस क्षेत्र से गोरखों को किस तरीके से नेपाल में भगाया गया था। शायद ये संगोली की संधि भी भूल गए हैं, तो इसलिए ये बयानबाजी आजकल ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों अब वापस आ जाते हैं हम भारतीचंद की तरफ। तो भारतीचंद ने इस वाले जो आपका ये बल्ला चौड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पर कम से कम 12 वर्षों तक घेरा डाले रखा। तो इसके बाद दोस्तों जो जयमल है ये थक हार कर भारतीचंद के सामने क्या कर देता है? घुटने टेक देता है। और फाइनली 1451-52 में जीत मिल जाती है किसको? भारतीचंद को। तो डोटी अभियान सफल हो जाता है भारतीचंद का। और इस तरीके से कुमाऊं क्षेत्र जो ये संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र है ये किसके अधीन आ जाता है? तो ये भारतीचंद के अधीन आ जाता है। अब आपने एक पॉइंट और भी पढ़ा होगा कि भारतीचंद ने इस जो ऊपर वाला क्षेत्र है आपका सीरा मंडल हो गया या फिर ये सौर क्षेत्र हो गया, इसके लिए यहाँ पर एक सामंत नियुक्त किया जिसका नाम क्या था आपका? डुंगरा बसेरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ा याद रखना है। डुंगरा बसेरा ये क्या था? आपका सामंत था भारतीचंद के द्वारा जो नियुक्त किया गया था। इसके बाद डुंगरा बसेरा के बाद मदन सिंह भी बना, राय सिंह भी बना, और लगातार ये सामंत इसके बाद चेंज होते रहे।
लेकिन जो पहला सामंत था आपका डुंगरा बसेरा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद डोटी के जयमल को प्रत्येक वर्ष टैक्स देने पर विवश किया गया। तो इस तरीके से ये आपका था डोटी अभियान। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसकी डिटेल भी जान लेते हैं। दोस्तों डिटेल वही है जो मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि डोटी प्रशासन उस समय 3 मंडलों में विभक्त था। वो कौन कौन थे? डोटी था, सौर क्षेत्र था, सीरा या फिर पर्वत डोटी जो डीडीहाट वाला जो आपका क्षेत्र है। तो दोस्तों इसके बाद डोटी में मल्ल राजा जयमल का शासन था और सौर क्षेत्र में बमसा का शासक था, बता चुका हूँ मैं आपको। और सीरा मंडल में बलिनारायण संसार मल का शासन था। तो इसको थोड़ा आप ठीक कर देंगे यार, मैंने ऊपर कहा था कि बलिनारायण शाह, तो इसका जो असली नाम है ये क्या है? बलिनारायण संसार मल। इसके अलावा दोस्तों भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला और अंत में 1451-52 में इसे विजय प्राप्त हुई, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों भारती चंद के इस अभियान का जो पहला पड़ाव था ये सोर घाटी का आपका कटकुन वाला था और दूसरा पड़ाव क्या था आपका? बल्ली चौड़। ये मैं अभी आपको ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ, जगह मैंने आपको बता दी है। और भारती चंद के समय में ही नायक जाति की उत्पत्ति हुई, ये पॉइंट ऊपर नहीं बताया मैंने आपको, तो ये आप थोड़ा क्या कर देंगे, नोट डाउन कर लेंगे। भारती चंद के शासनकाल में खाली एक ही कलंक लगा है, ये था आपका नायक जाति। अब नायक जाति क्या थी भैया? नायक जाति के लोग इस युद्ध में चंद सैनिकों के द्वारा उत्पन्न अवैध संतानें थी। तो दोस्तों जो चंद सैनिक थे, जो डोटी के अंतर्गत रहने वाली महिलाएं थी, उनके साथ जबरन संबंध बनाए गए और उनके द्वारा जो अवैध संतान थी वो आपकी क्या कहलाई? वो नायक जाति कहलाई। तो एक ही कलंक है जो भारती चंद के ऊपर लगा है, ये है आपका नायक जाति वाला। इसके अलावा दोस्तों कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये भारती चंद था। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने है कि सोर के उर्ग गांव को भारती चंद के द्वारा सदानंद जोशी को दान दे दिया गया था और सदानंद जोशी को ताम्रपत्रों में क्या कहा गया है? तो लटोला राठ कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो अभी हम चंदवंश के 50वें राजा को पढ़ेंगे, तो 50वें राजा क्या करेंगे? जो ये सदानंद जोशी है इसका ही वंशज है रतन जोशी, इससे इस उर्ग गांव को क्या ले लेगा? फिर से वापस ले लेगा। इसके बाद जो ये सोर घाटी का उर्ग गांव है ये फिर से किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा? ये चंदों के अधीन आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आपने थोड़ा क्या रखना है? याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा आपका उसमें हम चर्चा करेंगे रतन चंद हो गया, कीर्ति चंद हो गया, भीष्म चंद हो गया, बालो कल्याण चंद हो गया, रुद्र चंद हो गया। मेरा बस चले यार, तो मैं तो आपको एक ही वीडियो सेशन में पूरा चंदवंश निपटा दूं, लेकिन आप लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हो, तो इसलिए आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो यार तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।